नमस्ते। मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास अध्याय के अंतिम भाग में हम आज आ पहुँचे हैं। इसमें हम परामर्श कौशल, परामर्शी, किन्हें परामर्श की ज़रूरत है, परामर्श कितने तरीके के होते हैं, परामर्शी मनोवैज्ञानिक कितने तरीके के होते हैं, इन सबों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं परामर्श कौशल से। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक है कि परामर्श एवं निर्देशन के क्षेत्र में भी सक्षमता हो। इन सक्षमताओं को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को उचित शिक्षा और प्रशिक्षण कुशल पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए। परामर्श के क्षेत्र में आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें अनुकूलता और अपने आधारभूत कौशलों का मूल्यांकन करके देख सके कि वह इस व्यवसाय के लिए प्रभावी है या नहीं। जो मूल परामर्शी कौशल होते हैं, उनमें देखिए कि इन चीज़ों की विशेषता होनी आवश्यक होती है कि वो अपनी उपस्थिति बनाए रखें। जिन सेवार्थी की जो मनोभावना है, उसको समझ सकें और उसके विचारों को, उसकी भाषा को अपनी भाषा में व्यक्त कर सकें। सेवार्थी की बातों को संक्षेप में व्यक्त कर सकें, प्रश्नों को पूछ सकें, अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और शीघ्रता से अपने कार्य को अंजाम दें। एक अच्छा संबंध सेवार्थी के साथ वो विकसित कर सकें। कभी-कभी वो बिल्कुल ही मौन रहकर सेवार्थी की भावना को समझने की कोशिश करें। परामर्श का अर्थ एवं स्वरूप। परामर्श में सहायतापरक संबंध होता है, जिसमें जो मदद चाह रहा है और जो मदद देने का इच्छुक है, दोनों सम्मिलित होते हैं। साक्षात्कार की योजना, सेवार्थी एवं परामर्शदाता के व्यवहार का विश्लेषण तथा सेवार्थी के ऊपर पड़ने वाले विकासात्मक प्रभाव के निर्धारण के लिए परामर्श एक प्रणाली प्रस्तुत करता है। देखिए कि ये परामर्शदाता है और ये सेवार्थी है, तो किस तरह उसे एक सहायता ये दे रहा है। परामर्श प्रक्रिया के कुछ आवश्यक तत्व हैं। यहाँ हम देखें कि सबसे पहले तो जो मदद चाह रहा है और जो मदद देने में इच्छुक है, एक ऐसी स्थिति जिसमें मदद लेने देने की अनुमति हो, जो मदद देने में सक्षम या प्रशिक्षित हो। परामर्श के कुछ तत्वों को हम वर्णित करेंगे कि सेवार्थी के विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया, बिना किसी मूल्यांकन के सेवार्थी के प्रत्यक्षण एवं भावनाओं की आधारभूत स्वीकृति, गोपनीयता एवं निजता का संरक्षण, स्वैच्छिक और सहमति से सूचना की प्राप्ति, संदेशों के प्रति जानकारी और संवेदनशीलता अनिवार्य। परामर्श के मिथकों का खंडन। परामर्श का अर्थ केवल सूचना देना नहीं है। परामर्श का अर्थ केवल सलाह देना नहीं है। किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में चयन भी परामर्श देना नहीं होता। परामर्श और साक्षात्कार एक नहीं है। साक्षात्कार का प्रयोग परामर्श में किया जा सकता है। परामर्श के अंतर्गत अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को अनुनय करके, भर्त्सना करके, धमकी देकर या विवश करके प्रभावित करना नहीं आता। प्रभावी संबंधों को विकसित किस तरह करेंगे हम? परामर्श में सेवार्थी के लिए एक से अधिक परिणामों की अपेक्षा होती है, जो एक साथ ही घटित होते हैं। सेवार्थी में होने वाले प्रभावी व्यवहार परिवर्तन बहुपक्षीय होते हैं। इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि सेवार्थी अधिक जिम्मेवारी ले, नई अंतर्दृष्टि विकसित करे, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करे तथा अधिक प्रभावी संबंध विकसित करने का प्रयास करे। प्रभावी सहायक की विशेषताएं। परामर्शदाता की जिम्मेदारी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके परामर्श से सेवार्थी को लाभ हो तथा उसके चिकित्सापरक उद्देश्य हासिल हो सकें। परामर्श प्रक्रिया की सफलता परामर्शदाता की योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत गुणों एवं उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। ये परामर्श की प्रभाविता को बढ़ा घटा सकते हैं। तो प्रभावी परामर्शदाता के गुणों में सबसे पहले आता है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का अर्थ है आपके व्यवहार की अभिव्यक्ति एवं आपके मूल्यों, भावनाओं, आंतरिक छवि के साथ यह संगत होती है।
देखिए, हम इस चीज को एक दूसरे उदाहरण के रूप में समझें कि प्रामाणिकता, अगर कहीं आपको ये लोगो मिलता है तो हम समझते हैं कि यह एक विशिष्ट संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया है। हम यहाँ देखें कि यहाँ कई बल्ब हैं, लेकिन इस बल्ब की प्रामाणिकता सर्वाधिक है क्योंकि इसे किसी विशिष्ट संस्था ने प्रमाणित किया है। और इन बल्बों की आयु कम होती है, लेकिन इस बल्ब की आयु ज्यादा है। तो चूंकि इस बल्ब की आयु ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे इसकी प्रामाणिकता बनती चली जाती है। दूसरों के प्रति सकारात्मक आदर। एक परामर्शदाता और परामर्शी के संबंध में एक अच्छा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। यह इस स्वीकृति को दिखाता है कि दोनों की भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। यहाँ देखिए कि यह महिला इस बच्चे की भावनाओं को समझ रही है, इसकी भावनाओं को महत्वपूर्ण तरीके से समझ रही है। यहाँ भी देखिए कि ये दो बच्चे हैं, इनमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है, ये बिना किसी शर्त के एक दूसरे की बात समझ सकती हैं, खेलती हैं, मित्रता का स्वरूप है। यहाँ भी देखिए कि यह व्यक्ति किस तरह से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बुरी भावना के सबों के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करने को प्रस्तुत है। यह इस चित्र का प्रयोग पहले भी मैंने किया था कि जब हम तदनुभूति, सकारात्मक आदर और शुद्धता की बात करते हैं तो उसमें दृश्यता, इच्छा, विश्वास, स्वीकृति, धारणा और साथ ही क्रियाएं आ जाती है। ये सभी एक दूसरे को बहुत हद तक आच्छादित करती हुई दिखाई दे रही हैं। तदनुभूति, यह परामर्शदाता की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह सेवार्थी की भावनाओं को इसके ही परिप्रेक्ष्य में समझता है। यहाँ देखिए कि यह व्यक्ति जो सोच रहा है और यह परामर्शदाता है, तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। वहाँ यहाँ भी इस चीज को इसी चीज से तरह से दिखाया गया है कि एक व्यक्ति की भावनाओं को दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अपनी तरह से सोच रहा है, यानी कि उसे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि यह भावनाएं दूसरे व्यक्ति की है। एक ऊन के गोले के माध्यम से देखिए कि किस तरह फिर उसे इसी चीज को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि यह परामर्शदाता है और यह सेवार्थी है, तो इसके मस्तिष्क की उलझने इस तरह से कुछ है। और जब इसकी उलझने सेवार्थी की उलझने परामर्शदाता तक पहुंचती है, तो इन्हीं उलझनों को वह अपनी तरह से मान लेता है कि जैसा वह समझ रहा है बिल्कुल ऐसा ही सेवार्थी के मन में उलझन चल रहा है, और फिर उसे समझकर उसका मार्गदर्शन करता है, परामर्श देता है ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तदनुभूति में कुछ चीजें होती हैं, इसे हम देखें कि यह मस्तिष्क में एक सिद्धांत की तरह काम करता है। यह किसी परिप्रेक्ष्य को लेता है। यह संज्ञानात्मक स्वरूप में भी तदनुभूति कभी कभी होती है, भावात्मक स्वरूप में होती है। यहाँ इमोशनल कहें कि हम ये भावात्मक स्वरूप है, और यह इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि संवेगात्मक उत्तरदायित्व कह सकते हैं हम इसे, इस रूप में लेती है। साथ ही दूसरों के जो भावनात्मक स्थिति है उसको पहचानना भी तदनुभूति के अंतर्गत आता है। पुनर्वाक्य विन्यास, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें परामर्शदाता उस योग्यता का परिचय देता है कि कैसे सेवार्थी की कही हुई बातों को या भावनाओं को विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हुए कहा जा सकता है। इसे हमने पीछे भी बताया था, बहुत देर नहीं हुई है, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ देखिए कि यह व्यक्ति किसी की बातों को सुन रहा है और फिर इसके कही हुई बातों का अर्थ अपने मस्तिष्क में धारण कर रहा है और अपनी समझ को कंफर्म कर रहा है, यानी मजबूत कर रहा है। तो जो ये पुनर्वाक्य विन्यास है, यह सामने वाले के वाक्यों से उसके अनुभव को प्रवर्तित करता है, फिर उसका संक्षेपण होता है, उसे प्रश्न रूप में ले सकते हैं। यानी कि यह व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है या बोल रही है, तो इसकी बातों को समझकर अपने तरह से उसे फिर से व्यक्त करना, यानी अपने शब्दों, अपने वाक्यों में व्यक्त करना, यही
पुनर्वाक्य विन्यास है। परामर्श के नैतिक सिद्धांत। परामर्श दाता के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों का होना आवश्यक है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कुछ नैतिक दिशा निर्देशों को जारी किया, जिसमें नैतिक व्यावसायिक आचरण संहिता, मानक एवं दिशा निर्देशों का ज्ञान होना एक परामर्शदाता के लिए आवश्यक है। संविधियों, नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी के साथ मनोविज्ञान के लिए जरूरी कानूनों की जानकारी भी आवश्यक है। इसके बाद ये थोड़ा हैंग कर रहा है, अभी मैं देखती हूँ क्या परेशानी हुई है। विभिन्न नैदानिक स्थितियों में नैतिक एवं विधिक मुद्दों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना। नैदानिक स्थितियों में अपनी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के नैतिक विमाओं को पहचानना और समझना। जब भी नैतिक मुद्दों का सामना हो, तब उपयुक्त सूचनाओं एवं सलाह को प्राप्त करना। नैतिक मुद्दों से संबंधित उपयुक्त व्यावसायिक आग्रहिकता का अभ्यास करना। ये थोड़ा हैंग कर गया है, मैं देख रही हूँ, परेशान न हो कि क्या परेशानी हुई है। मैं शेयरिंग को फिर से देखती हूँ, हालांकि ये अध्याय अब समाप्त हो चुका है एक तरह से। फिर भी जो 2 स्लाइड बच गए हैं, मैं उसे देखती हूँ कि क्या परेशानी है। बिल्कुल, हम आ गए हैं फिर से, और हम देखेंगे कि नैतिक सिद्धांत पर हमने खत्म किया था। हाँ, ये नैतिक सिद्धांत की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद जो आता है वह है हम प्रश्नों पर आ गए हैं। निम्न में से कौन परामर्श का तत्व नहीं है? इसके बाद है परामर्श के नैतिक सिद्धांत में ये दिशा निर्देश शामिल नहीं हैं। निम्न में से कौन प्रभावी परामर्श का एक गुण नहीं है? परामर्श के दिशा निर्देशों को किस संस्था ने दिया है? तो ये थी हमारी मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास अध्याय की समाप्ति। इसके साथ ही 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान की जो पुस्तक हमने अपने अध्याय के लिए ली थी, जितने अध्यायों का हमने 9 अध्याय थे, 9 अध्यायों पर हमने लगभग सभी भागों को कवर करने की कोशिश की है। अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं, और जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं वो आपके किताबों में दिए हुए हैं, उस पर आप ध्यान देंगे तो जितनी भी बातें बताई गई है उससे आप प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद भी जब जहाँ जरूरत होगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी। और अब आप मुझे विदा दीजिए। मैं फिर 11वीं कक्षा की मनोविज्ञान की पुस्तक के अध्यायों को लेकर कुछ समय बाद वापस आऊंगी। तब तक मुझे दीजिए विदा, और आप धैर्यपूर्वक इन सारे वीडियोज को देखिए, सुनिए और समझिए।